ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा जो लास्ट क्लास रहा था वहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग डिस्कशन हमारा चल रहा था। और जो वेरी बेसिक जो हमारा डिस्कशन था वो रहा था कि मैकेनिज्म क्या है और अल्टीमेटली जो हमारा जो प्रोसेस है उसको हम कैसे डिवाइड करें। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है, उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या है, थाइलेकोइड्स हैं। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्वांटासोम, एंड क्वांटासोम को फिर आपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसिंथेटिक यूनिट के रूप में डिस्कशन किया था। और कैसे मॉलिक्यूल्स अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन एक्साइट होते हैं, देन एनर्जी को रिलीज भी करते हैं, फ्लोरोसेंस भी कॉज करते हैं, और एब्जॉर्ब एनर्जी को कैसे वो फनलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फनलिंग जब हो जाती है तो अल्टीमेटली जो इंडक्टिव रेजोनेंस था, उस इंडक्टिव रेजोनेंस की वजह से एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को मिल जाती है। और देन आफ्टर आपने वहां पे निकाला था कि जो वेरी लास्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, कि लाइट रिएक्शन हमें जो प्रोडक्ट देती है उसमें एक तो आपने कहा कि NADPS2 का फॉर्मेशन हो जाता है और ATP बन जाती है और ऑक्सीजन इवोल्ड हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो ये मेन कंपोनेंट्स हमारे पास आए थे। फिर हम कह रहे थे कि जो NADPH बना है वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और इसका इस्तेमाल बाद में डार्क रिएक्शन में होता है जहाँ पे हम कार्बन का एसिमुलेशन करते हैं कि जो CO2 है उसको हम C6H12O6 के रूप में उसको हम उसका एडिशन करते हैं, और हम उसको कहें तो वो एक प्रकार का एनाबॉलिक प्रोसेस होगा जहाँ पे हम जो मोनोमर्स हैं उनको जोड़ करके हम एक हेक्सोस शुगर को बना रहे होते हैं। तो वो तो हमारी बातें हो गई थी, और अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम वेरी फास्टली बात करने जा रहे हैं जो एक्शन स्पेक्ट्रा होता है। एक्शन स्पेक्ट्रा रिलेट लाइट एब्जॉर्प्शन टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसके रिलेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। The use of X-ray spectra has central to the development of our current understanding of photosynthesis। कि इससे हम photosynthesis का जो सेंट्रल पार्ट है, कि जो उसका जो बेस है, उसका जो कोर है, उसको हम समझ सकते हैं। और जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एन एक्शन स्पेक्ट्रम डिपिक्ट्स, वो आपको क्या बताता है? द मैग्नीट्यूड, हालत बताएगा, कम या ज्यादा जो होता है ना, मैग्नीट्यूड बताएगा ऑफ ए रिस्पॉन्स ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू लाइट। कि जो भी हमारे जैविक तंत्र होते हैं वो लाइट को क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कम देंगे, ज्यादा देंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हम X1 स्पेक्ट्रम से समझा सकते हैं। राइट। एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, और कौन सी वेवलेंथ की लाइट है वो एब्जॉर्ब की जाती है उसके रिगार्डिंग ये हमारा जो एनालिसिस है या स्पेक्ट्रम की जो बातें हम समझते हैं, दैट इज एट द लेवल ऑफ कौन सी वेवलेंथ की लाइट को कितना सोखा जा रहा है। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना सोखा जा रहा है, जस्ट लाइक दैट। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें कि एन एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। कि अलग अलग जो वेवलेंथ्स हैं उन अलग अलग वेवलेंथ्स के ऊपर जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है, ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो किस प्रकार से रहता है एट डिफरेंट। कि जैसे हम कहते हैं कि कल आपने लाइट रिएक्शन की बातें की, कि लाइट रिएक्शन में हम देख रहे थे कि अगर हम जो लीफ एक्सट्रैक्ट है उसको हम एल्यूमिनेट करें तो वहां हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन इवोल्व होती है ना, ऑक्सीजन निकल रही थी। तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट के ऊपर ऑक्सीजन कितनी निकलती है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। कि आपने ये कहा कि हम यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले रहे थे, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो मटेरियल था वो क्या लिया था, कि वी हैव टेकन प्लांट लीफ एक्सट्रैक्ट। और जब हम इसको लाइट दे रहे थे, जब हम इसको लाइट देते हैं तो हम कह रहे थे कि जब इसको हम एल्यूमिनेट करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन इसमें से निकलती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में जब वाटर का ऑक्सीडाइजेशन होता है तो ऑक्सीजन वहां से लिबरेट होती है। तो हम कौन सी वेवलेंथ की लाइट देने पे हमें कितनी, जैसे यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट देने पे कितनी अमाउंट इसकी निकलती है, हाउ मच।
दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन को देखेंगे हम कि कितनी ऑक्सीजन निकलती है और कब की बात करें, एट डिफरेंट वेवलेंथ। तो कितनी वेवलेंथ की लाइट के ऊपर कितनी ऑक्सीजन निकल रही है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ इस फिगर से हम इन चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करके समझने की बात करते हैं कि एक साइड में आपने यहाँ पे लिया है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं, जैसे द नैनोमीटर इन वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, और ये है कि एब्जॉर्बेंस कितना है। एब्जॉर्बेंस को आप इस रेड लाइन से दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन इवोल्यूशन को आप पर्पल लाइन से दिखा रहे हैं। दिस इज फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो कौन सी लाइट सोखी गई और कितनी ऑक्सीजन वहां निकल रही है, दिस इज एब्जॉर्बेंस। तो देखिए ऑलमोस्ट जो पैटर्न है कि पर्टिकुलर जो भी लाइट है, जैसे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है पिंक वाला, और उसके साथ साथ में एक्शन स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जब लाइट को ज्यादा सोखा गया है, जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है, उस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है, इट मीन्स जैसे कि लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है तो एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन का मतलब कि उससे क्या हुआ, तो आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पैदा हुई, ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो लाइट को सोखा गया उतना ही यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्व हो रहा है, ये हम यहाँ से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके कैप्शन पे जाएं तो यही बात हमें समझ में आनी है कि द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज मेजर्ड, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे लास्ट फिगर की बात थी। एन एक्शन स्पेक्ट्रम इज मेजर्ड बाय प्लॉटिंग, कि आपने क्या किया, लाइट का ऑक्सीजन इवोल्यूशन के साथ में प्लॉटिंग की है एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, कि कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट कितनी सोखी जाए तो कितनी ऑक्सीजन निकलती है, ऐसा हमने ग्राफ के अंदर या डायग्राम के अंदर इसको लिया है। If the pigment used to obtain the absorption spectrum, कि आपने कौन सा पिगमेंट यूज किया, is the same as those that cause the response, जो रिस्पॉन्स कोज कर रहा है उसी की आप बात कर रहे हैं, the absorption and the action spectrum will match। तो आपने कौन सा पिगमेंट यूज किया, वो कितनी लाइट सोखता है और उसके सोखने से कितनी ऑक्सीजन निकलती है, ये आपस में मैच करते हैं। यहाँ जो एग्जांपल आपको दिया गया है, द एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन मैचेस द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट, कि ये इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें आपने पूरा क्लोरोप्लास्ट ले रखा है इंटैक्ट, क्वाइट वेल इंडिकेटिंग दैट लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मीडिएट ऑक्सीजन इवोल्यूशन, कि जब भी जैसे यहाँ पे ये पीक वाले पार्ट है, तो जब भी वेवलेंथ को सोखा गया है तो ऑक्सीजन भी उतनी इवोल्व हुई है, जैसे कि यहाँ पे। तो कल हमारी बात यही हो रही थी कि जो प्रॉपर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, उस लाइट रिएक्शन के अंदर मेनली जो रेडिएशंस काम आती है कि वन इज द ब्लू लाइट एंड वन इज द रेड लाइट। तो देखा जाए तो ब्लू को सोखा भी ज्यादा है, और सोखा भी ज्यादा है तो वहां पे उसके एक्शन के रूप में आपको ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है वो भी हाई मिल रहा है। ऐसे ही रेड के लिए भी पीक है कि रेड को भी ज्यादा सोखा गया है और ज्यादा ही, अब सोखा गया इसका मतलब उसको कंज्यूम किया गया, उसको यूटिलाइज किया गया। ओके, तो डिस्क्रिपेंसीज जो भी हैं, जो भी डाउट्स हैं, आर फाउंड इन द रीजन ऑफ कैरोटिनॉइड एब्जॉर्प्शन। कैरोटिनॉइड्स को लेकर के थोड़ा बहुत वेरिएशन वो मिल सकता है फ्रॉम 450 टू 550 नैनोमीटर, indicating that energy transfer from carotenoids to chlorophylls is not as efficient as energy transfer between chlorophylls। तो आपने कहा कि क्लोरोफिल ने जितनी सोखी उतनी ही आपको उसका एक्शन मिल जाता है, कि ज्यादा सोखी तो ज्यादा इवोल्व हो रही है ऑक्सीजन और कम सोखी तो कम इवोल्व हो रही है। लेकिन कैरोटिनॉइड के साथ में ऐसा नहीं होता है, कि कैरोटिनॉइड्स के साथ में थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा कि हाँ सोखता ज्यादा है ऑक्सीजन कम निकलती है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि अल्टीमेटली कल आप फनलिंग की बात कर रहे थे कि फनलिंग के अंदर चाहे कोई भी एंटेना मॉलिक्यूल हो, उसको अल्टीमेटली जो लाइट है वो रिएक्शन सेंटर को फनलिंग करनी होती है। तो एक तो क्लोरोफिल ही क्लोरोफिल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप कहें कि कैरोटिनॉइड से क्लोरोफिल को एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो वो एफिशिएंट नहीं होता है। दिस इज द रीजन कि एक्शन स्पेक्ट्रम की मैचिंग की बात करें तो बाकी सबके तो मिल जाएंगे, लेकिन कैरोटिनॉइड्स वाले केस के अंदर आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा। कारण क्या था कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कैरोटिनॉइड्स टू क्लोरोफिल जो है
वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इज नॉट एफिशिएंट कितना, जितना कि क्लोरोफिल को करता है एज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपने इंडक्टिव रेजोनेंस के रिगार्डिंग इसकी बातें कर ली भी थी, लेकिन इन कोर्स ऑफ कंपैरिजन अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बात ये निकल के आ रही है कि कैरोटीनॉइड जब ट्रांसफर करता है तो एफिशिएंसी कम है, तो वो सोखेगा उतनी ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन क्लोरोफिल है वो जितनी सोखते हैं उतनी ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी काम में आ जाती है, और काम में आ जाती है तो हम कहते हैं कि वाटर का ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, और ऑक्सीजन के निकलने को हम एक्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रा, कि कितनी ऑक्सीजन सोखी गई उसको आप एक्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और कितनी लाइट सोखने पे वो ऑक्सीजन निकल रही है। लाइट एब्जॉर्प्शन को आप किससे कोरिलेट कर रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन निकल रहा है। दिस इज द टॉपिक कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और लाइट को कितना सोखा गया। और सोखते तो सारे हैं लेकिन काम में तो रिएक्शन सेंटर लेता है, तो किसी ने सोखी पहुंचाई तो अच्छे से पहुंचाई तो उसका ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी बहुत शानदार आना है, और जिसके साथ में ये ट्रांसफर वीक है जैसा कि आप कैरोटीनॉइड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास ये आएगा कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करेगा, कि सोखेगा ज्यादा और ऑक्सीजन कम निकलेगी तो कहाँ गई एनर्जी, तो आप कहेंगे कि भाई जितनी सोखी उसने उतनी ट्रांसफर नहीं कर पाया, क्योंकि वहां जो एनर्जी ट्रांसफर है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये भी यहाँ का मैसेज कुछ ऐसा ही है कि आप एक जब लाइट को प्रिज्म से निकालेंगे तो ये आपका पास पूरा स्पेक्ट्रम आ जाएगा, दिस इज द स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे आपने जो सेल्स ली हैं दे आर द एल्गल सेल्स, स्पायरोगायरा की सेल्स आपने ले रखी, ठीक है। तो स्पायरोगायरा की जो आपने सेल्स ली हैं वो फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि एल्गी है ये, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो लाइट को सोखेगा तो ऑक्सीजन निकालेगा। अगर आपने एक एल्गल सेल को लाइट दी तो वो लाइट को यूज करेगी, और लाइट को यूज करेगी तो वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो वहां पे ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं दे आर एरोटैक्टिक, कि एरो का मतलब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ज्यादा एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। तो जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए एक रिसोर्स है, तो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट आपने दी, देखिए यहाँ पे आप जो लाइट दे रहे हैं दिस इज द ब्लू लाइट, तो दिस इज द पीक, कि मैक्सिमम बैक्टीरिया आपको कहाँ मिल रहे हैं, जहां पे ये पीक आ रही है, और ये पीक का कनेक्शन कहां से, दिस इज द ब्लू लाइट। तो हमारी सेल्स ने ब्लू लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया, तो वहां पे आपको जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो हाई है और ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मोर बैक्टीरिया मिल रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन उतने ही बैक्टीरिया। ऐसे हम बात करें कि ये ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पे इसको सबसे कम, द लोवेस्ट जो एब्जॉर्प्शन होता है दिस इज फॉर ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट को सबसे कम सोखा जाता है, तो ग्रीन का एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, और एब्जॉर्प्शन नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी नहीं है, आपको यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर भी नहीं मिल रहा। अगेन फिर आप आगे जाएंगे तो हियर इज द लाइट ऑफ द नेक्स्ट रेंज, दिस इज द रेड, स्पेक्ट्रम का रेड भाग है। हाँ, रेड को भी बहुत अच्छे से सोखा जाता है, तो यस यहाँ पे भी खूब सारा ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस हुआ है, और आपको एक काफी अच्छा नंबर इसका मिल जाता है। तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से, जैसा कि ये जो वर्क है दिस इज वर्क बाय TW एंजिनमैन, तो इन्होंने ये परफॉर्म करके ये बिल्कुल से हम क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर वेवलेंथ का जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है तो वो एक्शन करती है, और एक्शन का मतलब उसका एक्शन स्पेक्ट्रम आता है। एक्शन स्पेक्ट्रम में आपने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन दिया था। हाँ, अब ऑक्सीजन बनी कि नहीं बनी वो आप बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं उनकी कॉलोनी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे इनकी गैदरिंग बहुत अच्छी है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन खूब बनी है। तो आप देख लीजिए कि ये कौन सी लाइट है, दिस इज द ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट मेनली यूज हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको काफी सारा जो मैसेज है वो बैक्टीरिया की नंबर के लिए है, तो आप इसको अगेन कोरिलेट कर सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ रेड लाइट। So one is the blue light that is maximally absorbed. This is the red light. This is
एब्जॉर्ब मैक्सिमली, और उनके अकॉर्डिंग ही एक्शन भी है उनका, कि जो सोखी नहीं गई उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया भी नहीं है, जो सोखी गई उसमें उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकली है, वहां पे ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले, ऑक्सीजन को यूज करने वाले बैक्टीरिया का नंबर भी आपको उतना ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। देखिए ये बातें हमारी कल हुई थी कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस रहेगी, वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा, और इसमें क्या क्या रहेगा, लाइट हार्वेस्टिंग एंटेना मॉलिक्यूल्स, कि जो लाइट को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग एंटेना मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद में वो सारी एनर्जी को कहाँ पहुंचा देते हैं, एक सेंटर पे पहुंचा देते हैं जिसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, राइट। तो वही बात थी कि एंटेना मॉलिक्यूल, एसेसरी पिगमेंट, वो सारे अपने अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन फाइनली उसको वो इंडक्टिव रेजोनेंस से ट्रांसफर कर देते हैं टू द रिएक्शन सेंटर। तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर, कि क्वांटासोम के अंदर एक रिएक्शन सेंटर, जहां पे आपने कहा था कि क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल एक डायमर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर, और ये सारे एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये सारे एंटेना है। ये अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन इंडक्टिव रेजोनेंस से उसको ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द लाइन फॉर इंडक्टिव रेजोनेंस, कि इन्होंने सो की, फिर इसको भेजी, इसको भेजी, इस प्रकार से अल्टीमेटली ये रिएक्शन सेंटर को जाती है। दिस इज द लाइन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस, राइट। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर के पास जब ये एनर्जी पहुंचती है तो वो फिर इस एनर्जी को क्या करता है, यानी कि वेर इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को चले जाते हैं, राइट। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक सिस्टम था, और इस सिस्टम के पास जब लगातार इंडक्टिव रेजोनेंस से एनर्जी आती जाती है, आती जाती है, तो ये सिस्टम जब हाईली एनर्जाइज हो जाएगा तो यहाँ खूब सारी एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं, और वो निकल करके किसी को मिल जाते हैं। और किसको मिलते हैं, कला एक तो आपने हिल रिएजेंट की बात की थी, तो वो तो क्या था, वो तो एक आर्टिफिशियल केमिकल है जिसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताने के लिए कि भाई चलो जब हम ऐसा काम करते हैं तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर हम डालें तो वो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस हुआ नहीं हुआ उसको आप उसके कलर चेंज से पहचान रहे थे। तो ये तो आर्टिफिशियल था, लेकिन नेचर की बात करें तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एक्सेप्टर है, दैट एक्सेप्टर इज NADP, NADP प्लस, ये एक्सेप्टर था, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू NADPH2। हाँ, अब बात यह थी कि रिएक्शन सेंटर में से इलेक्ट्रॉन निकल करके NADP प्लस के पास चले जाते हैं, लेकिन क्या बार बार रिएक्शन सेंटर से ही, यानी कि क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं, क्या इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इसको जाएंगे, तो फिर यहाँ पे बार बार कमी हो जाएगी ना। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कोई होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है, जो आपने कल बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, पानी से आते हैं, कि जब पानी टूटता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ का जो होल होता है उसको भरते हैं। अल्टीमेटली पानी के जो इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेटली जो पानी के इलेक्ट्रॉन थे, वो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो एनर्जी पहुंच रही है, इंडक्टिव रेजोनेंस से जो एनर्जी पहुंच रही है, उस एनर्जी से वो हीट कर जाते हैं, और वो हाईली एनर्जाइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, दे रीच टू NADP प्लस। तो इलेक्ट्रॉन होते इसके हैं, दैट फ्रॉम वाटर, और वो पहुंच जाते हैं NADP प्लस के पास। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम कि मैं केवल यहाँ लिखे हुए को मार्क कर सकता हूँ ना, राइट। तो दिस इज द मैटर ऑफ कि इंडक्टिव रेजोनेंस और अपना अपना एब्जॉर्प्शन, एनर्जी फनलिंग, रिएक्शन सेंटर, उससे वो किसी एक्सेप्टर को मिल जाते हैं, एक्सेप्टर कौन था, ये सारी बातें हमारी हुई थी।
ठीक है, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो एमिशन है, ऑक्सीजन का जो एमिशन है, कि रिलेशनशिप क्या है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन टू फ्लैश एनर्जी, कि आपने जो लाइट दी, लाइट का जो छोटा सा टाइम रहा, जैसे द फ्लैश एनर्जी, लाइट फ्लैश, द फर्स्ट एविडेंस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द एंटेना पिगमेंट्स एंड द रिएक्शन सेंटर, कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि हमने लाइट दी और ये लाइट पहले एंटेना के पास जाती है और एंटेना से बाद में रिएक्शन सेंटर को जाती है, उसकी वजह से पानी है वो टूटता है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा और देन ऑक्सीजन निकलती है। तो दो चीजें हो गई, वन पार्ट की एंटेना उसको पकड़े और एक तो वो उसको कैप्चर करे और दूसरा फिर वो रिएक्शन सेंटर को पहुंचाई जाए, तब हमारी ऑक्सीजन निकलती है, राइट। तो जैसे हमने इतनी ही एनर्जी दी कि वो मतलब एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं उनसे एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाई, हमारा फ्लैश थोड़ा सा ही था, तो वहां हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। और जब हम एक्सेस के अंदर एनर्जी दें, लगातार उसको हम सनलाइट दें, तो एंटेना मॉलिक्यूल से जो एनर्जी है वो कहाँ पहुंच जाएगी, रिएक्शन सेंटर को, तब हमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो एट सैचुरेटिंग, और जब हम लगातार देते रहे तो सारे एंटेना मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाएंगे, तो उसके बाद में उसका और रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। The maximum amount of oxygen produced is 1 molecule per 2500 chlorophyll molecule. तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, कि मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सकती है, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस की जा सकती है, जब आप क्यू यूज करते हैं 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। इट इज अबाउट क्वांटासोम, कि कोई अकेला पिगमेंट ये सारा काम कर दे और उससे आपको ऑक्सीजन इवोल्व होकर मिल जाएगी, ये नहीं होता है, पूरे क्वांटासोम को काम करना पड़ता है। जब पूरा क्वांटासोम काम करेगा तो हम कह पाते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इवोल्व होता है। और जब आप एक्सिस में लाइट देंगे तो सारे एंटेना मॉलिक्यूल्स या क्वांटासोम का जो सारा कंपोजिशन है वो सारा सैचुरेट हो गया, उसके बाद में और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो सैचुरेशन आ जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ हम बात करें तो हमारा ग्राफ यहाँ पे सैचुरेट हो गया। दिस पार्ट इज फॉर सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस पर फ्लेस, कि अब आप चाहे कितना भी लाइट दे दें, मैक्सिमम यील्ड वो आ चुकी है, उसके बाद में और नहीं आ पाती, क्योंकि सारे एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो सेटिस्फाई हो रखे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट बातों को लेते हैं कि द रिएक्शन सेंटर्स, ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं जिनको हम आगे बात करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। एंड मोस्ट ऑफ द एंटेना कॉम्प्लेक्सेस जो भी उनके साथ लगे रहते हैं आर इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, कि कल आपने क्वांटासोम के बारे में बात की थी कि वो अपने जो फाइटोटैल होते हैं, फाइटोटैल से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लगे रहते हैं, तो इंटीग्रल पार्ट है वो, मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते हैं। In eukaryotic photosynthetic organism, these membranes are found within the chloroplast. In photosynthetic prokaryotes, the site of photosynthesis is the plasma membrane, और membrane जो plasma membrane से derive होते हैं। तो दो चीजें हैं, अगर आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां सारा का सारा काम है वो क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी हैं, तो वहां पे ये काम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो वो क्या होंगे कि द साइट क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन डिराइव्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई और मेम्ब्रेन अगर डिराइव हो रही तो वो हो सकती है। आप में से कौन इस बात को समझ पा रहा है? ये जो साइट है ये साइटोप्लाज्म क्यों नहीं हो सकती? ये जो फोटोसिंथेसिस की साइट है वो साइटोप्लाज्म क्यों नहीं हो सकती? साइटोक्रोम नहीं है, ETS नहीं है, तो एनर्जी के लिए
एटीएस का क्या, क्यों आप कंसर्न कर रहे हो यहाँ पे, एटीएस को क्यों जोड़ रहे हो? देखो बाकी सारी चीजें तो बाद में हैं, सबसे पहले आपको पिगमेंट्स को सोचना है कि पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं। पिगमेंट पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन के अंदर भी कैसे होते हैं, वो धंसे हुए होते हैं, इंटीग्रेटेड। जैसे कल हम क्वांटासोम की बात कर रहे थे, तो क्वांटासोम में यही तो था कि आपने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई थी, ये मेम्ब्रेन बनाई थी, और मेम्ब्रेन के अंदर ये सब धंसे हुए थे अपनी अपनी टैल से, इनकी टैल तो लगी हुई थी इसके अंदर, और उन सब के जो फाइटोल रिंग थे वो बाहर निकले हुए थे ऐसे, और फिर इनका जो पूरा गुच्छा बना था उसको हमने क्वांटासोम बोला था। तो काम तो पिगमेंट करेंगे ना, लेकिन पिगमेंट को पहले फिक्स होना पड़ेगा। तो फिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, फिक्स होने के लिए उनकी टैल्स हैं वो मेम्ब्रेन में लगनी चाहिए, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फाइटोल टैल किस में धंसेगी, तो साइटोप्लाज्म में तो कोई मेम्ब्रेन है नहीं, तो मेम्ब्रेन नहीं है तो पिगमेंट को आप कहाँ स्टेबल करोगे, तो पिगमेंट स्टेबल नहीं हो सकते। तो स्टेबल कहाँ होंगे, जब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव्ड कोई दूसरी मेम्ब्रेन हो, तो उसके अंदर पिगमेंट्स वो जुड़ जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे अपनी टैल से, तब जाकर के वो काम कर पाएंगे। तो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट होगी यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन होगी। क्योंकि विदाउट मेम्ब्रेन या विदाउट नॉन पोलर एनवायरनमेंट, आप जो फाइटोल टैल है दे आर नॉन पोलर, क्योंकि जो फाइटोल टैल हमने ली थी, दिस फाइटोल टैल्स आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को आप नॉन पोलर में ही एडजस्ट कर सकते हो। तो नॉन पोलर क्या है, मेम्ब्रेन। तो अगर मेम्ब्रेन होगी तो मेम्ब्रेन नॉन पोलर और फाइटोल भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर आराम से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे थे कि साइटोप्लाज्म में तो पानी है, क्योंकि ये तो एक्वस एनवायरनमेंट है। तो एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर आप कैसे लगा सकते हैं, जो नॉन पोलर है उसको नहीं लगा सकते ना। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि क्वांटम यील्ड क्या है। तो दिस इज द मैक्सिमम यील्ड, जिसको आपने भी थोड़ी देर पहले बात किया था कि जब पूरे का पूरा क्वांटासोम हमारा काम करता है तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इवोल्व होता है, राइट। तो हम इसी चीज को यहाँ पे क्वांटम यील्ड के रूप में समझेंगे कि जो हमने ग्राफ यहाँ पे बात कर रहे थे, परमिट्स अस टू कैलकुलेट अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो क्या बात है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और वो क्या चीज है एक्चुअल में, कि नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट, उसको आप किससे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। कितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए गए और आपको कितने नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। इन द लीनियर प्रोपोर्शन ऑफ द कर्व एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन स्टिमुलेट्स ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द ऑक्सीजन इवोल्यूशन। Thus, the slope of the curve measures the quantum yield for oxygen production. The quantum yield for a particular process can range from कि कितने क्वांटा एब्जॉर्ब होने पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इवॉल्व होंगे ना, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है और उसने क्वांटा कितने सोखे, ठीक है ना, उनका रिलेशन है। दिस इज डिफाइंड बाय क्वांटम यील्ड। तो वो क्या था कि क्वांटम यील्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, कैसे समझें इस बात को, कि किसी भी एब्जॉर्प्शन के लिए क्वांटम यील्ड क्या होगी, वो रेंज कर सकती है, वो उसकी एक रेंज रहेगी, कैन रेंज फ्रॉम जीरो। और जीरो तो कब होता है, इफ द प्रोसेस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट, कि लाइट को सोखा ही नहीं गया तो ऑक्सीजन निकलती भी नहीं है।
और पूरा का पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल गया, यानी कि 2500 पूरा क्वांटा सॉम है उसने काम किया, तो मैक्सिमम एक मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा। तो क्वांटम यील्ड 0 कब होगी? जब लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया गया। और 1 कब होगी? जब उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में पूरा का पूरा यूटिलाइज, यानी कि पूरे क्वांटा सॉम ने काम कर दिया। इफ एवरी फोटोन एब्जॉर्ब कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस, तो हमारे पास उसकी टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी 1.00। ठीक है। ए फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट, फंक्शनल का मतलब जो इंटैक्ट हो, जिसका मेम्ब्रेन सिस्टम है वो इंटैक्ट हो। ए फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट केप्ट इन डिम लाइट, द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इज अप्रोक्सीमेटली 0.95, तो लगभग 1 के बराबर है। द क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इज 0.05 और लोअर, एंड द क्वांटम यील्ड ऑफ अदर प्रोसेसेज आर नेग्लिजिबल। तो क्या मिलता है ना, यील्ड का मतलब क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन कितनी मिलती है, वो तो ये रहा कि ऑक्सीजन का 0.95 मॉलिक्यूल मिल जाता है जब हम उसको एक फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट को डिम लाइट में रखते हैं। ठीक है, उसमें चमक कितनी आती है, दिस इज फ्लोरोसेंस, दिस इज 0.05, ठीक है ना। और द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देयरफॉर लीड टू फोटोकेमिस्ट्री की, जो फोटोकेमिस्ट्री प्रोसेस थी कि ऑक्सीजन कितनी निकल पाती है, फ्लोरोसेंस कितना हो पाता है, तो मेनली कि 0.95 की मेनली यहाँ है, तो मेनली यहाँ पे वो कंज्यूम हो जाती है जो एनर्जी हमने उसको इल्यूमिनेशन के दौरान दी थी। ठीक है। देन आफ्टर था कि द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ड्राइवन बाय लाइट, कि वो लाइट से ड्राइव होती है। ये सारी बातें भी हमारी कल हो गई थी, क्वांटम एफिकेसी है। ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल हमारी जो प्रोसेस है कि जो हमारा पूरा क्वांटम सोम है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में एनर्जी है वो एनर्जी अल्टीमेटली NADP को रिड्यूस करने के लिए काम आती है। तो जो भी लाइट सोखेगी, लाइट ड्राइव्स द रिडक्शन ऑफ NADP और साथ में ATP भी बनते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने कल ली थी कि जब भी फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की बात करें तो वहां पे मेजर यही था, और साथ में आप कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो तीन ही चीजें एज ए यील्ड आपको यहाँ पे मिल रही थी कि the overall process of photosynthesis is a redox chemical reaction in which electrons are removed from one chemical species, और वो कौन थी? That was H2O, कि पानी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं thereby oxidizing it, तो पानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और पानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो we are saying that कि यहाँ से 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये सब बन जाते हैं। तो पानी टूट गया, दिस इज वाटर स्प्लिटिंग, वाटर ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा कुछ आप इसके लिए बोल सकते हैं। और एंड एडेड टू अनदर स्पीसीज, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो किसी दूसरे को मिल जाते हैं, और वो दूसरा कौन है? दैट इज NADP+, कि वो इसको मिलते हैं। ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग इट, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। तो किसी को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और किसी को इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं, तो पानी से निकलते हैं और NADP+ को पहुंचते हैं। तो इन 1937 रॉबर्ट हिल फाउंड दैट इन द लाइट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड्स, अगर आप उनको लाइट दें, रिड्यूस ए वेराइटी ऑफ कंपाउंड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, जैसे NADP+ क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको हम इलेक्ट्रॉन दें तो ये रिड्यूस हो जाएगा, उनको पकड़ करके ये रिड्यूस हो जाता है। तो हम ऐसे कोई भी केमिकल दे सकते हैं, जैसे हिल ने अपने रिएक्शन के अंदर हिल रिएजेंट यूज किया था, वैसे हम काफी सारे कंपाउंड्स को दे सकते हैं। काफी सारे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और these compounds serve as oxidants in place of CO2 at the following equation, कि जैसे आपने ये लिया, जैसे द Fe+3 कंडीशन, और आपने ये सब पानी स्प्लिट हुआ तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया, कि यहाँ पे जो हालत थी दिस इज +3, और अब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू +2। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? यस, पानी से निकलते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि NADP+ कोई हिल ने अपना रिएजेंट यूज किया था, हम कोई दूसरा जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन कंडीशन के अंदर चेंज आता है, इसके द्वारा भी हम मेजर कर सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर अगर हम क्लोरोप्लास्ट को रखें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कोई लेने वाला हो तो उसको मिल जाएंगे, और उसका जो चेंज है उसको हम नोटिस कर सकते हैं।
तो there are so many compounds कि many compounds have since been shown to act as artificial electron acceptor कि काफी सारे ऐसे केमिकल हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन व्हाट हैज कम टू बी नोन एज द हिल रिएक्शन, जो उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर पर्टिकुलर केमिकल को यूज किया था. देयर यूज हैव बीन इनवैल्यूएबल इन इलुसिडेटिंग द रिएक्शन दैट प्रेसीड कार्बन रिडक्शन. ठीक है, तो वी नाउ नो दैट ड्यूरिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फोटोसिंथेटिक सिस्टम लाइट रिड्यूसेज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी कि जो NADP है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है विच इन टर्म सर्व एज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बन फिक्सेशन कि जिससे बाद में जो C3 का सारा प्रोसेस है वो उस एनर्जी से हम कर पाते हैं. ATP भी यहाँ पे बनती है जो ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर टू NADP जो आपका जेड स्कीम आ जाएगा ये कि वाटर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जब NADP को पहुंचते हैं तो दैट इज द जेड स्कीम. और वो भी काम आता है कि दो चीजें बनती हैं. वन इज द NADP प्लस रिड्यूस फॉर्म इसकी वो भी काम आती है कार्बन एसिमिलेशन के लिए और ATP जो बनती है वो भी काम आती है C3 साइकिल के अंदर. हाँ, द केमिकल रिएक्शन इन विच द वाटर इज ऑक्सीडाइज तो उससे ऑक्सीजन बन रही है NADP इज रिड्यूस्ड एंड ATP इज फॉर्म आर नोन एज थाइलेकोइड रिएक्शन. तो ये वही बात थी कि जो स्ट्रोमा है उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता, जो थाइलेकोइड सिस्टम है उसी में होता है. तो यहाँ पे थाइलेकोइड रिएक्शन इसी के लिए बोला गया कि चाहे ऑक्सीजन का निकलना हो या NADP का NADPH2 में कन्वर्ट होना हो या ATP का बनना हो तो दैट बिलोंग्स टू थाइलेकोइड फंक्शंस. और दूसरी साइड में जब हम बात करें कि भाई हमारा जो C3 साइकिल है जिसमें जो CO2 मॉलिक्यूल है वो C6H12O6 के रूप में ये एसिमिलेट होते हैं, दिस इज द स्ट्रोमा रिएक्शन. तो दो भाग थे, एक NADPH2 का बनना ATP का बनना वो थाइलेकोइड रिएक्शन का हिस्सा है, दूसरा कार्बन का जमा होना कार्बन एसिमिलेशन वो स्ट्रोमा रिएक्शन का हिस्सा है. तो दोनों की साइड भी अलग अलग है. थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन है जिसको आप कार्बन एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐसे सिस्टम्स जिनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, उनमें दो प्रकार के फोटोसिस्टम्स हैं और वो एक क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं. ठीक है ना, कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो प्रकार के क्या मिलने आपको फोटोसिस्टम्स मिलेंगे, टू फोटोसिस्टम्स मिलेंगे और दोनों फोटोसिस्टम एक बिल्कुल तरीके से जो क्रमबद्ध तरीका होता है उससे काम करते हैं दैट ऑपरेट इन ए सीरीज. तो जहां भी ऑक्सीजन निकलने की बात आ रही है, क्योंकि हम अगर हाई प्लांट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो जिनमें हो रहा है वहां पे दो फोटोसिस्टम यानी कि फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये दो फोटोसिस्टम काम करते हैं और इनका एक सीरीज होता है कि पहले कौन काम करेगा बाद में कौन काम करेगा, दोनों मिलकर के एक सीरीज में काम करते हैं तब जाकर के ऑक्सीजन है वो निकल पाती है. ठीक है, इसको हम समझते हैं. So this is the historical consideration कि by the late 1950s several experiments were puzzling the scientists who study photosynthesis. One of these experiments carried out by Emerson measured the quantum yield of photosynthesis as a function of wavelength and revealed an effect known as रेड ड्रॉप इफेक्ट. तो एक तो पहली चीज ये थी कि एक एक्सपेरिमेंट तो इनका है दैट इज बाय एमरसन और इन्होंने जो बताया कि जब हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को दें और उससे कितना ऑक्सीजन निकलता है उसको हम क्वांटम यील्ड के रूप में मेजर करें तो हमें वहां पे एक प्रभाव देखने को मिलता है और इसको इन्होंने रेड ड्रॉप इफेक्ट बोला. तो एक तो ये चीज है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या चीज होती है, एक तो ये जरूरी हो जाती है, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, और इफ द क्वांटम यील्ड इज मेजर्ड फॉर द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट क्लोरोप्लास्ट में सोखी और उस पर कितना ऑक्सीजन इवोल्व हुआ, अगर हम ऐसे उसको नापें the values found throughout most of the range are fairly constant. तो लगभग इनकी जो वैल्यूज आती हैं वो एक जैसी से आती है, indicating that
any photon absorbed by chlorophyll or other pigment is as effective as any other photon in driving photosynthesis। कि लगभग जो सभी जो photons हैं वो लगभग बराबर सी एनर्जी वाइज काम आते हैं फोटोसिंथेसिस में। However, लेकिन however द यील्ड ड्रॉप्स ड्रामेटिकली कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बिल्कुल से कम प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट इतनी बनती ही नहीं है। कब? इन द फार रेड रीजन, ठीक है, ऑफ द क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन। तो फार रेड का मतलब जो रेड के बाद में आता है, दिस इज द 680 नैनोमीटर लाइट। तो बात ये थी कि अगर आप फार रेड लाइट देते हैं, अगर हम फार रेड लाइट देते हैं तो ऑक्सीजन जितनी निकल रही थी उसमें भयंकर गिरावट आती है, यील्ड ड्रामेटिकली। नॉर्मली किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के ऊपर जितनी ऑक्सीजन निकलती है उसको हमने क्वांटम यील्ड बोला था। लेकिन अगर हम हमारे सिस्टम को रेड लाइट से भी आगे की जो वेवलेंथ है, जिसका फार रेड लाइट, वो दें तो उतनी ऑक्सीजन निकलती नहीं, यानी कि ऑक्सीजन ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन निकले ही नहीं। दिस इज द ड्रामेटिक ड्रॉप इन द ऑक्सीजन इवोल्यूशन, और इसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा था उसकी हम बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। This drop cannot be caused by decrease in the chlorophyll absorption। तो chlorophyll absorption की वजह से नहीं हो रहा, because the quantum yield measures only light that has actually been absorbed। Thus light with a wavelength greater than 680, greater than 680 मतलब far red, is much less efficient than light of shorter wavelength। तो बात को ऐसे समझना है कि आपने जो सिस्टम था उसको अगर रेड लाइट दी तो वो उसको यूज करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको एफिशिएंटली यूज करता है, और यूज करता है तो हमें ऑक्सीजन निकल रही है ये क्वांटम यील्ड के रूप में मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फार रेड लाइट की, तो फार रेड लाइट ऐसी नहीं कि वो सोखी नहीं जाती, वो सोखी तो जाती है लेकिन वो उतनी एफिशिएंटली यूज नहीं होती, इसलिए आपको ऑक्सीजन निकलती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो फार रेड जो लाइट है कि द लाइट विथ ए वेवलेंथ ग्रेटर देन 680, यानी कि फार रेड की बात हो रही है, इज मच लेस एफिशिएंट, कि वो उतनी दक्ष नहीं है देन लाइट ऑफ शॉर्टर, यानी कि रेड लाइट या रेड लाइट से पहले वाली लाइट की बात करें। तो क्वांटम यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेड लाइट तक का स्पेक्ट्रम है वो तो अच्छे से काम करता है, लेकिन रेड लाइट से आगे की जो वेवलेंथ है जेट आर कोल्ड एज फार रेड, वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे क्वांटम यील्ड नहीं आती है, तो यील्ड में गिरावट आती है। तो गिरावट के लिए ड्रॉप वर्ड यूज हो रहा है। तो एक तो पहली बात ये थी कि भाई फार रेड लाइट देते तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे द ड्रॉप। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं कि अनदर पजलिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वाज एनहांसमेंट इफेक्ट, कि जो यील्ड है वो बढ़कर के आती है, एनहांसमेंट इफेक्ट, कि कुछ और ज्यादा यील्ड हो रही है, ऑक्सीजन जितनी निकलनी चाहिए थी उससे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। Also discovered by Emerson, he measured the rate of photosynthesis separately, कि कितनी ऑक्सीजन निकल रही है उसको उन्होंने सेपरेटली नोट किया, with light of two different wavelength, and then use the two beams simultaneously, कि जब दोनों लाइट एक साथ दी जाती हैं तो क्या होता है उसको उन्होंने नोट किया। When red light and far red light were given together, यानी कि रेड भी दिया और फार रेड भी दिया, और जब दोनों को एक साथ दिया टुगेदर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेड। तो ओनली अकेले का कितना क्वांटम यील्ड आता, रेड से कितना क्वांटम यील्ड आता, फार रेड से तो कुछ नहीं है, ये तो काफी कम था, और इनको दोनों को जोड़ें तो उससे भी ज्यादा यील्ड आती है, मोर देन। तो दोनों लाइट जब दी जाती है, वन इज द रेड लाइट एंड वन इज द फार रेड लाइट, जब दोनों को साथ में दें टुगेदर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेड। दिस वाज स्टार्टलिंग एंड सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन। तो एक तो ये कह रही थी कि भाई आप फार रेड देते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात तो ये आ रही थी, और जब आप कह रहे हैं कि आप रेड प्लस फार रेड को मिक्स करके दे देते हैं तो जितना निकलना चाहिए था उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन इवोल्व होता है। तो ये दूसरी बड़ी पजलिंग आ गई थी, दो मेन बातें निकल के आ रही थी एमरसन के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। देखिए यहां से इन चीजों को आप समझ लीजिए
कि दिस इज द रेड ड्रॉप इफेक्ट, कि द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ब्लैक कर्व है क्वांटम यील्ड का, ये आपको दिखा रखा है, फॉल्स ऑफ ड्रास्टिकली, कि देखो यहाँ पे ये बिल्कुल से नीचे आ गया, जो क्वांटम यील्ड का ये पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल से ड्रॉप डाउन हो गया ये पार्ट। और ये कब हो गया, जब हम इसको ये वाली वेवलेंथ की लाइट देते हैं, द फार रेड लाइट 680। तो जब हम इसको फार रेड लाइट देते हैं तो क्वांटम यील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉप आ गया, राइट, इंडिकेटिंग दैट फार रेड लाइट अलोन इज इनएफिशिएंट, कि वो अकेली फार रेड दें तो वो ऐसा लगता है कि जिससे काम की नहीं है, वो काम ही नहीं कर पाती है, कि उससे कुछ हुआ ही नहीं और आपको कोई यील्ड नहीं मिलती। द स्लाइट डिप नियर 500 नैनोमीटर, यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है, स्लाइट डिप, reflect the somewhat lower efficiency of the photosynthesis using light absorbed by accessory pigments carotenoids। जब कैरोटिनॉइड्स की वेवलेंथ वाले बात करते हैं तो वो थोड़े से एफिशिएंट कम थे, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो एनर्जी ट्रांसफर को लेकर के एफिशिएंट नहीं है, तो दिस ड्रॉप इज फॉर कैरोटिनॉइड्स, कि वो एनर्जी फनलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने एफिशिएंट नहीं है, तो ये उनका था। तो इस लाइट के ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों है, उसका सॉल्यूशन तो ये था कि कैरोटिनॉइड्स हैं वो इतने दक्ष नहीं है एनर्जी ट्रांसफर को लेकर के। और फार रेड के ऊपर ये ड्रॉप क्यों आ रहा है, उसका मतलब ये था कि फार रेड लाइट है वो सक्षम नहीं है, इनएफिशिएंट है, राइट। तो इंडिपेंडेंट कौन सी वेवलेंथ ने क्या किया वो हम यहां से समझ सकते हैं। और फार रेड ने तो कुछ भी नहीं दिया, उसको आपने ड्रॉप बोला, रेड ड्रॉप, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनहेंसमेंट इफेक्ट की। देखिए यहां से ये चीज आपको ऐसे समझनी है कि एनहेंसमेंट इफेक्ट की अगर आप बात करें कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन रेड एंड फार रेड लाइट आर गिवन टुगेदर इज ग्रेटर देन सम ऑफ द रेड्स व्हेन दे आर गिवन सेपरेटली। तो आपने ओनली जो लाइट दी दिस द टाइम, और आपने लाइट दी फार रेड ऑन फार रेड ऑफ, जैसे रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ, दोनों लाइट आपने दी, दोनों बंद की, ठीक है। और इस साइड में आप ले रहे हैं रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि दिस इज द यील्ड, कि फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है, राइट। तो ओनली फार रेड देते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट है, रेड लाइट देते हैं तो ये अमाउंट है, दोनों को साथ में देते हैं तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, यील्ड काफी ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस काफी ज्यादा है। तो दिस इज द एनहांसमेंट इफेक्ट। बात ऐसी थी कि हम कहते हैं कि रेड लाइट से तो काम होता है, राइट, ब्लू लाइट से भी काम होता है, फार रेड से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने फार रेड को रेड से मिक्स करके दिया तो ये काफी ज्यादा हो गया, दिस इज कॉल्ड एनहांसमेंट इफेक्ट। जब साइमल्टेनियसली दोनों लाइट साथ दी जाती है तो यील्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। द एनहांसमेंट इफेक्ट प्रोवाइडेड एसेंशियल एविडेंस इन फेवर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट photosynthesis is carried out by two photochemical system working in tandem, ठीक है, जो बिल्कुल सटा करके काम करते हैं, जुड़ करके काम करते हैं, बट विथ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ ऑप्टिमा, कि ऐसा लगता है कि जैसे दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम को अगर ऑन कर दिया जाए तो अच्छे से काम हो जाता है, और ये दोनों सिस्टम पास पास सट करके काम करते हैं, टेंडम मतलब कि नियर बाय उनकी पोजीशनिंग है कि दोनों जुड़ करके काम करते हैं। तो जब दोनों को साथ में लिया जाता है तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो एनहेंसमेंट इफेक्ट से आप इस बात को समझ सकते हैं। और जब आप दोनों को अकेले अकेले काम में लेते हैं तो इतना यील्ड वो नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? और ये दोनों सिस्टम कौन से थे ये चीज बाद में जाकर के यहाँ हम इसको ऐसे सम अप कर सकते हैं कि these observations were eventually explained by experimental performed in the 1960 that led to the discovery that the two photochemical complexes now known as एक को आप photosystem first बोलते हैं, दूसरे को photosystem second बोलते हैं, operate in series कि वो एक क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं to carry out the early energy storage reaction of the photosynthesis। कि जो light reaction है उस light reaction में दो component काम करते हैं, एक photosystem first है, दूसरा photosystem second है। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है प्रेफरेंसली एब्जॉर्ब फार रेड लाइट
ऑफ द वेवलेंथ ग्रेटर देन 680, तो नियर अबाउट आप इसके लिए बात करते हैं कि इट एब्जॉर्ब अबाउट 684 नैनोमीटर वेवलेंथ। जो फोटो सिस्टम फास्ट है ये अकेला 684 नैनोमीटर की लाइट को सोखता है, जबकि जो फोटो सिस्टम सेकंड है प्रिफरेंसली एब्जॉर्ब द रेड लाइट इज द 680। तो ये ग्रेटर देन 680 और ये 680 एंड इज ड्राइवन वेरी पुअरली बाय फार रेड लाइट। तो ऐसे समझिए बात को कि यू हैव टू सिस्टम, वन इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इज फोटो सिस्टम सेकंड। तो ये जो पहले वाला सिस्टम है ये 680 नैनोमीटर से बड़ी लाइट, यानी कि आपने कहा कि 684 नैनोमीटर की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और उसके ऊपर ये ऑपरेट होता है, राइट। दूसरा जो सिस्टम है दिस इज द फोटो सिस्टम सेकंड, और ये जिस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है दिस इज द 680 नैनोमीटर, उसके ऊपर ये ऑपरेट होता है। और जो सेकंड वाला सिस्टम है ये हमारा सिस्टम फार रेड लाइट को यूज नहीं करता, यानी कि अगर आप इसको 684 दें तो उसको ये नॉट यूज नहीं करता है। अगर दो सिस्टम होते, दोनों सिस्टम 684 को सोखते तो आपने जो अभी ड्रॉप की बात की थी वो ड्रॉप नहीं आता, क्योंकि अगर ये सिस्टम काम कर जाता तो आपको ड्रॉप नहीं मिलता। तो लेकिन दोनों सिस्टम दो डिफरेंट वेवलेंथ को यूज करते हैं, दोनों का अपना अपना एब्जॉर्प्शन है। एक आप कह रहे हैं कि 680 से बड़ी वाली लाइट के ऊपर चलता है, दूसरा 680 वाले पे चलता है, राइट। और 680 पे जो चलता है वो 684 के ऊपर काम नहीं करता है। तो अगर आप फार रेड लाइट देंगे भी तो फार रेड लाइट के ऊपर केवल एक सिस्टम ये चलेगा और ये सिस्टम बंद रहेगा, राइट। और जब आप रेड एंड फार रेड दोनों देते हैं तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये तो ऑन था ही, ये भी ऑन हो जाएगा। जब दोनों ऑन होंगे तो सीरीज में दोनों को मिलकर के काम करना होता है, तो पूरा सिस्टम काम करेगा। आप कहेंगे कि रिजल्ट वो बहुत अच्छा आ रहा है, एनहेंसमेंट इफेक्ट कह देते हैं आप उसको। ऐसे आप इस बात को समझ सकते हैं। तो दिस वेवलेंथ डिपेंडेंस कि एक 684 पे डिपेंड करता है, एक 680 पे डिपेंड करता है, एक्सप्लेन द एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड द रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो दोनों देते हैं तो बढ़कर के क्यों हुआ वो आप समझा सकते हैं, और फार रेड के ऊपर दूसरा सिस्टम बंद रहता है इसलिए आपको ड्रॉप मिल जाता है। Another difference between the photosynthesis is that कि photosystem first produces a strong reductant capable of reducing NADP plus and a weak oxidant, right? तो फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो कनेक्शन है वो है NADP प्लस को बनाने से, और फोटोसिस्टम सेकंड जो है प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर एंड ए वीकर रिडक्टेंट देन वन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिस्टम वन। तो दो बड़ी चीजें आपके पास आ गई हैं कि फोटोसिस्टम फर्स्ट का कंसर्न किससे है, NADP प्लस के बनने से, और फोटोसिस्टम सेकंड का कंसर्न किससे है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ वाटर यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दो सिस्टम है, दोनों की वेवलेंथ जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है वो अलग अलग है। दोनों के जो मेन फंक्शंस हैं कि फोटोसिस्टम फर्स्ट NADP प्लस को रिड्यूस करता है और फोटोसिस्टम सेकंड है वो वाटर को स्प्लिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो रिडक्टेंट बनेंगे, द रिडक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिस्टम सेकंड री-रिड्यूसेस, वो दोबारा से रिड्यूस हो जाते हैं, द ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो फोटोसिस्टम सेकंड ने जो भी बनाए वो फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, यानी कि एक का प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए कंज्यूम हो जाता है। और दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द टू फोटोसिस्टम्स को आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। दिस वन कि दिस इज द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जेड स्कीम को हम किस प्रकार से समझें कि रेड लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिस्टम सेकंड, दिस इज द फोटोसिस्टम सेकंड, राइट। यहाँ पे जो क्वांटासोम है ना, आप ऐसे मानिए कि यहाँ पे जो क्वांटासोम है उस क्वांटासोम के रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। दिस इज द 680। तो रिएक्शन सेंटर दिखा रखा है और रिएक्शन सेंटर यहाँ पे 680 को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट,
एंड ए वीक रिडक्टेंट। तो वीक रिडक्टेंट तो कौन बनता है इससे, इसका जो वीक रिडक्टेंट का प्रोडक्शन है दिस इज P680 एक्साइटेड, राइट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव करेगा और वाटर को ये स्प्लिट करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं और ये इसको रिसीव हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसने वाटर को ऑक्सीडाइज किया कि इतना जब ये एक्साइट होगा तो ये क्या करता है कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो गया। और वीक रिडक्टेंट के रूप में आप किसको लेंगे, इसकी एक्साइटेड कंडीशन को। फार रेड लाइट जो है एब्जॉर्ब्ड बाय सेकंड सिस्टम, दिस इज द PS1। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये जिस लाइट को सोखता है दिस इज द फार रेड लाइट। एक रेड लाइट को सोखता है और दूसरा फार रेड लाइट, दिस इज अराउंड 680 नैनोमीटर और दिस इज 684 नैनोमीटर, राइट। तो एक जो 680 को सोखता है दिस इज सेकंड और 84 को सोखने वाला दिस इज फर्स्ट। Produces a weak oxidant and a strong reductant. The strong oxidant generated by PS second oxidizes water, जो आपने यहाँ पे बात की, while the strong reductant produced by PS1 reduces NADP+। और यहाँ से जो बनता है strong reductant जो यहाँ से बना वो क्या करता है, अल्टीमेटली जो NADP+ है उसको रिड्यूस कर देता है। ये उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। This scheme is basic to an understanding of the photosynthetic electron transport की P680 and P700 refer to the wavelengths of the maximum absorption of the reaction center chlorophylls in the PS second and PS1। तो this is P680 क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये मैक्सिमली जिस लाइट को सोख रहा है दैट लाइट इज ऑफ वेवलेंथ दिस इज द P680 और यहाँ वाले को आप P700 बोल सकते हैं या P684 बोल सकते हैं। तो दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम अपनी अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या बनाते हैं वो आपने देखा कि अगर आप फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें तो वो ये बनाता है, वीक रिडक्टेंट बनाता है, ठीक है। और फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनाता है। और रिडक्टेंट का मतलब कि ये किसी को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और बात आती है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, तो यू कैन से इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और बाद में कहाँ पहुंच जाते हैं, P7 के रिएक्शन सेंटर को मिल जाते हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो NADP+ को मिल जाते हैं, वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ इनका जो स्केलिंग है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इस स्केल के ऊपर इनको दिखाया गया है कि कौन कहाँ पे है। क्लियर है। रूपाली ठीक है, ठीक है, ओके देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बातें तो कल हमारी हो गई थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कहाँ प्रॉपर साइट की बातें करते हैं ना, वो सब आपने कल ले लिया था। तो वी हैव टू गो अबाउट थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे क्वांटासोम्स की बातें हमने कल कर ली थी। तो ये सेक्शन हमारा हो गया था, यहाँ पे वो बातें थी, आप यहाँ इस फिगर से समझ सकते हैं कि दिस इज द क्लोरोप्लास्ट वन। और इसकी पहले तो दो मेम्ब्रेन आ गई हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और देन आफ्टर इसका जो मैट्रिक्स वाला भाग है दिस इज स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ये बंडल्स पड़े रहते हैं एंड दीज बंडल्स आर कॉल्ड ग्रेनम, दीज आर कॉल्ड ग्रेनम। और आपस में ग्रेनम जिससे कनेक्ट रहते हैं, आपस में ग्रेनम इससे कनेक्ट है ना, दीज आर द फ्रैट चैनल
ग्रेनम लेमिनी भी बोल सकते हैं इनको, सॉरी ग्रेनम लेमिनी नहीं, इनको आप बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिनी। जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है इनको आप फ्रैट चैनल भी बोल सकते हैं, और इंटरग्रेनम लेमिली भी बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में दो ही सिस्टम है, एक है मेम्ब्रेन सिस्टम जो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, उसमें आपके पास थाइलेकोइड उसकी इकाई है, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो आप इसको ग्रेनम बोलेंगे, और आपस में ग्रेनम ग्रेनम को जोड़ने वाले को आप फ्रैट चैनल बोलेंगे। तो ये तो मेम्ब्रेन सिस्टम है। मेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा जो भाग बच गया दैट इज मैट्रिक्स, and that matrix is called as stroma. तो the membrane system is the site of light reaction, कि जितने भी लाइट रिएक्शन के कंपोनेंट है वो तो यहाँ होते हैं। ये लाइट रिएक्शन का सारा कंसर्न इससे है और डार्क रिएक्शन का सारा कंसर्न इससे है, राइट। ये सिंगल ग्रेनम की हालत थी, और ये पर्टिकुलर थाइलेकोइड्स हैं, और थाइलेकोइड्स के अंदर ये आपको उनकी खाली जगह दिख रही है, दिस इज द ल्यूमन, जो येलो कलर से दिख रहा है दिस इज द थाइलेकोइड का ल्यूमन। और इसकी जो अंदर की साइड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन की जो अंदर की साइड है वहां पे, यानी लूमन की जो साइड होती है, लूमन की तरफ की जो साइड होती है वहां पे मिलेंगे आपको क्वांटासोम। ठीक है, समझ सकते हैं ना। ठीक है, दिस इज द फॉर पिक्चराइजेशन है, प्रिडिक्टिंग फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द D1 प्रोटीन। D1 protein of the photosystem second reaction center, the hydrophobic portion of the membrane is traversed 5 times। जो D1 प्रोटीन है, ये D1 प्रोटीन फोटोसिस्टम सेकंड से एसोसिएट प्रोटीन है, जो हम बाद में फोटो प्रोटेक्शन के लिए भी इसको समझेंगे। PS सेकंड फोटोसिस्टम सेकंड के साथ में ये काम करती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ में, और ये मेम्ब्रेन को 5 बार स्पान करती है, 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम, बाय द पेप्टाइड चेन रिच इन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो हाइड्रोफोबिक सारे यहाँ पे हैं। जब भी हम मेम्ब्रेन के अंदर वाले भाग की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर वही रह सकता है जो मेम्ब्रेन जैसा हो, तो दैट आर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, that are hydrophobic amino acid. The protein is asymmetrically arranged in the thylakoid membrane with the amino terminus on the stromal side. तो ये स्ट्रोमा की साइड में तो इसका एंड टर्मिनस होता है, एंड द कार्बोक्सिल टर्मिनस ऑन द ल्यूमिनल साइड, और ल्यूमन की तरफ थाइलेकोइड के अंदर की जो गुहा होती है थाइलेकोइड ल्यूमन, वहाँ इसका कार्बोक्सिल टर्मिनस होता है। तो कहने का मतलब ये था कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारी प्रोटीन जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ में काम करती है वो भी लगी रहती है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लगे रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए ये तो है, ये सिंबल आप यूज कर रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, मीन्स फोटोसिस्टम सेकंड का जो ट्राइमर है। दिस इज फॉर फोटोसिस्टम सेकंड, पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये फोटोसिस्टम सेकंड हो गया। ये साइटोक्रोम B6 डाइमर के लिए आप यूज करेंगे, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के लिए काम करेंगे, और ये ATP सिंथेज है जहां से आप ATP बना सकते हैं। दिस इज फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इन चीजों को आपको समझना है। कैसे समझना आपको? देखिए, इन चीजों को आप ऐसे समझें कि हम यहाँ पे ऐसे इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। जैसे आपने कहा कि ये एक ग्रेनम है
और ये एक सॉरी थाइलेकोइड है, ये एक थाइलेकोइड है, ऐसे लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये कोई फ्लैट चैनल है, राइट, ऐसे। और यहाँ पे ये कोई दूसरा फ्लैट चैनल हो सकता है जो कि इसको किसी दूसरे ग्रह नाम से जोड़ेगा। ओके। फिर हमने बात की कि यहाँ पे दो प्रकार के सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है। अगर हम इनके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फोटो सिस्टम जो सेकंड है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को सोखता है, और ये 700 या 684 आप बोलना चाहें उसको सोखता है, दिस द नैनोमीटर वेवलेंथ के अंदर। ठीक है। कल हमने ये बात की थी कि अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, इट मीन्स उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। और जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसका मतलब उसमें एनर्जी है वो लो होती है कंपैरेटिवली, राइट। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी है, जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो पेनिट्रेट ज्यादा कर सकता है, वो पेनिट्रेट ज्यादा कर सकता है। और जिसमें एनर्जी कम है वो पेनिट्रेट कम कर पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो लाइट है, अगर वो लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट है, तो 680 की नैनोमीटर की लाइट उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है। बात को ऐसे समझें कि जो 680 नैनोमीटर की लाइट है उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो जिसका पेनिट्रेशन ज्यादा है वो वाली लाइट यहां भी पहुंच सकती है, और वो इसको पार करके यहां भी पहुंच सकती है। इसमें देखिए इन भागों को आप ऐसे डिवाइड करके कहें तो ये जैसे नॉन अप्रेस्ड रीजन होते हैं, नॉन अप्रेस्ड जो दबे हुए नहीं है, राइट। और ये जो भाग हैं ये है अप्रेस्ड रीजन। जो अंदर दबे हुए हैं, इसको आप 3D वाइज एक बार एज्यूम कीजिए कि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भाग कैसे हैं, अंदर दबे हुए हैं, दिस वन। और ये भाग ऐसे थे जो बाहर हैं, जो बाहर हैं वो तो है नॉन अप्रेस्ड, और जो अंदर हैं उनको बोलेंगे अप्रेस्ड। तो ये सब अप्रेस्ड है। ठीक है। ये तो बनावट की बात है कि जब आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा ऐसे आप प्लेट्स को अरेंज कर दें, तो जहां से उनके कांटेक्ट हो रहे हैं वो जगह बीच में दब जाती है, तो वहां वो अप्रेस्ड हो गए, और जो नहीं दबे वो भाग बाहर के हैं वो नॉन अप्रेस्ड है। अब अप्रेस्ड भाग में वही लाइट पहुंच सकती है जिसका पेनिट्रेशन हाई हो। तो यहाँ पे कौन सी लाइट जा सकती है? जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा हो, हाई पेनिट्रेशन वाली। और हाई पेनिट्रेशन का मतलब वो कौन सी लाइट होगी? 680। तो 680 नैनोमीटर की लाइट है, वो कहाँ जा सकती है? जो यहाँ पहुंच सकती है वो बाहर भी पहुंच सकती है, ठीक है ना। वो तो बाहर भी पहुंच सकती है और वो अंदर भी पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी साइड में अगर हम बात करें कि हमारी जो सेकंड लाइट है, दिस इज द 684 और 700, इसकी पेनिट्रेशन पावर लो है, पेनिट्रेशन पावर लो है। इसलिए ये वाली लाइट क्या करेगी कि ओनली जो नॉन अप्रेस्ड है वहां तो पहुंच सकती है, यहां तो पहुंच सकती है, यहां भी पहुंच सकती है, यहां भी पहुंच सकती है, फ्रेड चैनल पे भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये दबे हुए तो है नहीं ना। तो जो जो भाग दबे हुए नहीं है वहां हमारा कौन पहुंच सकता है? लो पेनिट्रेशन वाली लाइट, यानी कि 680 और 700 वाली लाइट। तो बात ये से आप समराइज करें तो ऐसा लग रहा है कि जो 680 वाली लाइट है ये तो अप्रेस्ड में भी पहुंच जाएगी और नॉन अप्रेस्ड में भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है। और जो 700 वाली लाइट है और 684 वाली लाइट है वो अप्रेस्ड रीजन में नहीं पहुंच सकती, वो केवल नॉन अप्रेस्ड तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं सकती, वो कमजोर है, भेदन क्षमता उसकी पुअर है, राइट।
तो एक लाइट तो आपकी केवल बाहर बाहर तक है, एक लाइट आपकी बाहर और अंदर हर जगह पे पहुंच सकती है। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे कंसर्न में लें कि देखो फोटोसिंथेसिस है, सारा मामला क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए है ना। और फोटोसिंथेसिस में क्या करना है, ये पौधे चाहते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किया जाए। पहली बात तो सारा भाग फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, पत्तियां करती हैं, और फिर उनकी भी एजिंग होती है, तो पत्ती को मैक्सिमम खाना बनाना चाहिए ताकि प्लांट को भी मैक्सिमम बायोमास उसका गेन हो। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या किया जाए कि दोनों लाइट को यूज करना चाहिए, कि ये भी काम में आ जाए और ये भी काम में आ जाए। अब बात ये है कि भाई आप इसको काम में लेना चाहते हैं 680 को, तो उसका सिस्टम कौन है, 680 को यूज करता है फोटो सिस्टम सेकंड, और इसको यूज करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, राइट। तो बात यह है कि अगर आप हम ये देखें कि जो लाइट अप्रेस्ड में है, जैसे अप्रेस्ड भाग आ गई, यहाँ पे केवल वही लाइट पहुंच सकती है, अप्रेस्ड में केवल 680 वाली लाइट पहुंच सकती है। मीन्स अगर थाइलेकोइड के वो भाग लें जो अप्रेस्ड है, जैसे कि ये अप्रेस्ड भाग है, यहाँ आपने जो लाइन डाली थी इस लाइन के अंदर अंदर का ये अप्रेस्ड है, जो अंदर दबा हुआ है। तो जो अप्रेस्ड रीजन होंगे, जो अंदर दब गए ना, अप्रेस्ड रीजन, अप्रेस्ड में जो लाइट पहुंच रही है वो कौन सी है, 680। तो 680 जहां पहुंच रही है वहां पे कौन मिलेगा आपको, 680 को यूज करने वाला, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड। और जो नॉन अप्रेस्ड है, जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट रहे, जैसे ये बाहर वाले हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, तो नॉन अप्रेस्ड पार्ट के अंदर क्या देख रहे हैं हम कि केवल एक ही लाइट पहुंच रही है, और वो पहुंच रही है 700 वाली। तो उसमें आपको कौन सा सिस्टम मिलेगा, PS1। तो थाइलेकोइड की हर जगह एक जैसी नहीं है, उसकी कुछ जगह दबी हुई है, कुछ बाहर एक्सपोज है। अब बाहर एक्सपोज वाले के ऊपर तो सारी लाइट पहुंचती है, तो वहां तो फोटो सिस्टम फर्स्ट भी मिल सकता है, सेकंड भी मिल सकता है। यानी कि जहां आप नॉन अप्रेस्ड की बातें करें तो नॉन अप्रेस्ड के अंदर तो फोटो सिस्टम सेकंड भी मिल जाएगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों लाइट पहुंचती है। लेकिन अप्रेस्ड वाले भाग में केवल एक ही लाइट पहुंचती है, एंड दैट इज 680। तो यहाँ केवल एक ही सिस्टम मिलेगा, दिस इज फॉर फोटो सिस्टम सेकंड, राइट। और जो नॉन अप्रेस्ड है, जो दबे हुए भाग नहीं है, केवल वहां आपको क्या मिल सकता है, फोटो सिस्टम। देख लीजिए ये केवल बाहर वाली जगह पे दिखा रखे हैं, जो बाहर के भाग है केवल आपको वहां पे ही मिल सकते हैं, राइट। तो सिस्टम में दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज हैं, दोनों अपनी अपनी वेवलेंथ को सोखते हैं, दोनों लाइट की पावर बराबर नहीं है। एक तो हर जगह जा सकती है, तो वो तो जहां जाएगी, यानी कि अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड, तो 680 वाले को सोखने वाले तो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 680 को सोखने वाले कौन है, फोटो सिस्टम सेकंड वाले, वो तो आपको बाहर भी मिल सकते हैं, अंदर भी मिल सकते हैं। हाँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करें तो वो 700 को सोखता है, 700 लाइट है वो भेदन क्षमता को लेकर के कमजोर है, तो वो लाइट आपको अंदर वाले भागों तक तो जाती नहीं है, तो वहां वो वाला सिस्टम आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ऐसे हम बात करें कि हमारा जो एटीपी सिंथेज है, जिससे हम एटीपी बनाते हैं, उसकी बात करें तो वो आपको कहाँ मिल रहा है, वो आपको यहाँ बाहर वाले भागों में मिल रहा है। देखो रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको दो सिस्टम चलाने हैं, फोटो सिस्टम सेकंड चलाना है, फोटो सिस्टम फर्स्ट चलाना है। अब दोनों नहीं चलेंगे तो आप कहेंगे कि ज्यादा यील्ड नहीं आनी, तो दोनों साथ भी चलने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको चाहें कि हम ये चाहते हैं कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो अप्रेस्ड वाले भाग में भी आ जाए, लेकिन वहां ये जिस लाइट को सोखता है वो लाइट वहां पहुंचती नहीं है, तो ये जिसको कंज्यूम करेगा वो लाइट वहां है ही नहीं, तो ये वहां मिलेगा भी नहीं, इवोल्यूशन इसकी परमिशन भी नहीं देगा। तो बात ये आ गई कि एक जगह पे तो PS सेकंड है वो तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन PS1 को लेकर के दिक्कत आ गई कि PS1 तो आपको कहाँ मिलेगा, केवल नॉन अप्रेस्ड भागों में मिलेगा। अब आप एक को ज्यादा कर दें, एक को कम कर दें, तो फिर आपका क्वांटम यील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देयर इज ए बैलेंस कि मोस्टली जो अप्रेस्ड भाग है उनके अंदर आपका क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड है यहाँ पे अप्रेस्ड के लिए, और जो नॉन अप्रेस्ड भाग है वहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है। और फिर बाद में जब ये काम करते हैं तो ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, ग्रेडियंट को कंज्यूम करना है, क्योंकि ये सब किया क्यों जा रहा है, एटीपी बनाने के लिए, ताकि उससे फिर हम कार्बन एसिमिलेशन कर पाएंगे।
तो वो फिर फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है उसको आप एटीपी प्रोडक्शन से जोड़ेंगे, तो वी हैव टू टेकन अबाउट एटीपी सिंथेज। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ मिलेगा और कौन सा सिस्टम कहाँ नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ सकते हैं ना? अलका? हाँ प्रिया? पुनीत बातें समझ में आ रही हैं? ओके ना। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं ना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड की जगह अलग अलग होती है, स्पार्शियली सेपरेटेड होते हैं द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। कि ऐसा नहीं कि आप हर किसी को हर जगह लगा दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि कुछ बैक्टीरियल सिस्टम्स हैं, प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स हैं, दे आर एनॉक्सीजेनिक, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते बट फोटोसिंथेटिक हैं। वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव ए रिएक्शन सेंटर सिमिलर टू दैट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। तो उनका जो सिस्टम है वो सिमिलर है, थोड़ा सा मैच करता है, सिमिलर टू दैट ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। किनकी बात कर रहे हैं? एनॉक्सीजेनिक एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन ऑक्सीजन इवॉल्विंग यानी कि ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं ऑर्गेनिज्म सच एज द पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑफ द जेनेरा रोडोबैक्टर है, रोडोस्यूडोमोनास है, कंटेन ओनली ए सिंगल फोटोसिस्टम। इनमें केवल एक ही होता है। ये हायर प्लांट्स की बात कर रहे थे, उनमें 2 फोटोसिस्टम होते हैं। These simpler organisms have been very useful for detailed structural and functional studies that have contributed to the better understanding of the oxygenic photosystem। कि जहाँ पे 2 सिस्टम काम करते हैं उनके तरीके को समझने के लिए जो सिंगल वाले सिस्टम हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो these workers resolved the 3-dimensional structure of the reaction center from the purple photosynthetic bacteria Rhodopseudomonas viridis। तो इनकी जो खोज थी, लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर विच नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन दैट टाइम, वाज द फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर, जो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी बेस्ड स्ट्रक्चर थी। Determination for an integral membrane protein and the first structural determination for a reaction center complex। तो एक्सरे स्टडीज के द्वारा उन्होंने पूरा कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कैसे लगी रहती है, ये इंफॉर्मेशन निकाली, और रिएक्शन सेंटर का स्ट्रक्चर क्या होता है ये उन्होंने पता लगाया था। Detailed analysis of these structures along with the characterization of numerous mutants have revealed many of the principles involving in the energy storage processes carried out by all reaction centers। कि कौन से रिएक्शन सेंटर से कौन सा एनर्जी संबंधी काम होता है, ये चीज उन्होंने अपने स्टडी से निकाली थी। The structure of bacterial reaction center is thought to be similar in many ways to that found in the photosystem second। कि ये photosystem second से resemble करता है from the oxygen evolving organism, especially in the electron acceptor portion of the chain। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले पार्ट को लेकर के बैक्टीरियल सिस्टम एंड फोटोसिस्टम सेकंड सेम होते हैं। The proteins that make up the core of bacterial reaction center are relatively similar in sequence to their photosystem second counterparts, implying a evolutionary relatedness। कि अगर आप फोटोसिस्टम सेकंड में काम करने वाले प्रोटीन को और बैक्टीरियल सिस्टम वाले प्रोटीन्स को कंपेयर करें तो उनकी सीक्वेंस काफी ज्यादा मैच करती है, सीक्वेंस उनकी सेम है, सिमिलैरिटी है। तो जब 2 प्रोटीन्स अपनी सीक्वेंस को लेकर के सिमिलरिटी दें तो हमारे पास एक लॉजिक है कि दे आर होमोलोगस। मीन्स इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेटेड है। होमोलोगस हम उन्हीं को कहते हैं जिनका एंसेस्टर एक रहा हुआ होता है, जो होमोलॉजी दे रहे होते हैं उनके बीच में होमोलॉजी का कारण यही होता है।
ठीक है। देन हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग एंटेना सिस्टम्स। हालांकि ये बातें पहले हमारी हो चुकी हैं कि एंटेना मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर करते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस ट्रांसफर, ये मैंने आपको बता दिया था कि सारी अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट को सोखते हैं और बाद में वो पर्टिकुलर जो रिएक्शन सेंटर है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फनलिंग की बात भी हमारी हो गई थी। समझ सकते हैं ना कि अल्टीमेटली जो लाइट होती है दैट रीच टू रिएक्शन सेंटर, तो वहां पे एनर्जी को फनल किया जाता है कि जितने भी एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं सब अपने अपने एनर्जी को कहाँ दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब जो एंटेना कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, जो लाइट को सोखने वाले जो पिगमेंट्स हैं उनके लिए आप एंटेना वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैनी एंटेना कॉम्प्लेक्सेज हैव ए कॉमन स्ट्रक्चरल मोटिव, कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट होता है वो लगभग एक जैसा होता है। In all eukaryotic photosynthetic organisms that contain both chlorophyll A and chlorophyll B, the most abundant antenna proteins are members of a large family of structurally related proteins. तो क्लोरोफिल ए के साथ में काम करने वाली, क्लोरोफिल बी के साथ में काम करने वाली जो दूसरी प्रोटीन्स है, उनकी जो बनावट है, उनका जो मोटिव होता है, उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो लगभग एक जैसा सा होता है। Some of these proteins are associated primarily with the photosystem second, और उनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो फोटोसिस्टम सेकंड के साथ में जो प्रोटीन मिलकर के काम करती हैं उनको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रोटीन बोलते हैं। अदर्स आर एसोसिएट विद द फोटोसिस्टम फर्स्ट, उनको आप LHC1 बोलते हैं। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ जो प्रोटीन काम करते हैं दे आर LHC सेकंड, और फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ में काम करने वाले को LHC1 बोलेंगे। These antenna complexes are also known as chlorophyll A B antenna protein, इनको हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इनकी जो स्ट्रक्चर है कि ये कैसी होती है, किस प्रकार की है। द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रोटीन हैज बीन डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी। द प्रोटीन कंटेन, जब पता लगा है तो हमें क्या पता, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्रोटीन कंटेन 3 अल्फा हेलिकल रीजन, तो 3 अल्फा हेलिकल रीजन है एंड बाइंड अबाउट 15 क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल। तो जो LHC सेकंड प्रोटीन है वो क्या करती है, हेलिकल कंपोनेंट्स हैं वो, उनकी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स है और वो क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करती है एज वेल एज फ्यू कैरोटिनॉइड्स। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ में जो प्रोटीन काम करती हैं, जब उनके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि उनका जो कंपोनेंटल पार्ट है दैट इज अल्फा हेलिकल रीजन एंड दे इंटरेक्ट विद क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल, और वो जो कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स हैं उनके कुछ एक के साथ उनके साथ भी इंटरेक्ट करती है। Only some of these pigments are visible in the resolved structure. The structure of light harvesting complex first protein have not yet been determined, but is probably similar to that of LHC second protein. All of these proteins have significant sequence similarity and are almost certainly descendant of a common ancestral protein. तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ में जो काम कर रही है वो वाली प्रोटीन हो या फर्स्ट के साथ काम करने वाले प्रोटीन हो, वो लगभग एक जैसी सी होती है और उनकी सीक्वेंस में सिमिलरिटी होती है। तो उसका ये भी है कि भाई जो हमारे जो पिगमेंट्स हैं उनकी सहायता करने वाली प्रोटीन, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेकंड में हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में हो, वो एक जैसी रही हुई है, वो कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड है। क्योंकि इन प्रोटीन्स को पिगमेंट्स की हेल्प करनी पड़ी है, तो पिगमेंट चाहे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वाले हों तो वहां भी सेम हेल्प करनी पड़ी है, चाहे पिगमेंट कॉम्प्लेक्स सेकंड वाले हों तो वहां भी हेल्प करनी पड़ी है। तो हेल्प करने वाली जो ये कॉम्प्लेक्स की जो प्रोटीन है दे आर वेरी वेरी सिमिलर इन दैट सीक्वेंस, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से आ रही है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड्स, चाहे ये सोख रहे हो या क्लोरोफिल बी सोख रहा हो इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोई सी भी हो, इज रैपिडली ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए डाइमर जो कि रिएक्शन सेंटर में होता है। Then to antenna pigments that are intimately associated with the reaction center, the LHC second complex is also involved in the regulatory processes, कि जो रेगुलेशन संबंधी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो फोटो डैमेज जैसी बातें हम आगे लेंगे उनमें भी इसका रोल होता है। तो दिस इज अबाउट फनलिंग।
कि सबने अपने अपने लाइट सोखते हैं, ये एंटेना कॉम्प्लेक्सेज हैं और अपनी एनर्जी को ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर व्यू ऑफ द LHC सेकंड एंटेना कॉम्प्लेक्स फ्रॉम हायर प्लांट। दिस इज द प्रोटीन LHC सेकंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रोटीन को दिखाया गया यहाँ पे। और ये जो आपका थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है उसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। दिस इज द अल्फा हेलिक्स, दिस इज द अल्फा हेलिक्स एंड दिस इज द अल्फा हेलिक्स। तो 3 इसमें अल्फा हेलिक्स होती हैं और ये क्लोरोफिल ए एंड बी के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करती हैं। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एंड दिस आर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ कैरोटिनॉइड्स के साथ में भी इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई प्रोटीन है जो हमारे पिगमेंट्स के साथ में भी इनका कंसर्न होता है। इसके बाद में बात आती है कि जो अल्टीमेट एनर्जी थी वो रिएक्शन सेंटर को चली जाती है और रिएक्शन सेंटर के पास जब काफी सारी एनर्जी पहुंच जाती है तो वो एक्साइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम क्लोरोफिल ट्रेवल, क्लोरोफिल का मतलब रिएक्शन सेंटर, कि रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इजेक्ट होना, और वो ट्रेवल करते हैं, वो जाते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑर्गेनाइज इन द जेड स्किन। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। दिस इज द मैटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। और फोटोसिस्टम सेकंड का मतलब यहाँ पे इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो तो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को सोखता है अच्छे से। और इसके साथ में जो और प्रोटीन यहाँ पे जुड़ी हुई हैं उनको आप बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, वो प्रोटीन है और साथ में कुछ एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं और वो सारे एंटेना मॉलिक्यूल्स इस क्वांटासोम का हिस्सा है। ठीक है, ये सारा मिलकर के क्वांटासोम बना रहा है। यहाँ पे जो सारा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एंटेना मॉलिक्यूल्स आ गए, रिएक्शन सेंटर आ गया, LHC आ गई, ये सारा क्वांटासोम है। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी पिगमेंट हैं वो अपने अपने लाइट सोखते हैं और सोखी हुई लाइट को फिर वो पहुंचा देते हैं रिएक्शन सेंटर को। तो कल हमने देखा था कि जब रिएक्शन सेंटर को एनर्जी मिलती है तो रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड कंडीशन में चला जाएगा, राइट। और ये जो एक्साइटेड कंडीशन थी कि दिस इज P60 और दिस इज द एक्साइटेड कंडीशन। और यहाँ पे हम बात करें तो जब इसको एनर्जी फनलिंग से मिल जाती है, इंडक्टिव रेजोनेंस सारा वो चलता रहेगा और एनर्जी फनलिंग होगी, तो P680 यानी कि रिएक्शन सेंटर बोल रहे हो आप, रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, राइट, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दिस इज द कंडीशन, राइट। और फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो पहुंचता है फियोफाइटिन को। कि पहली स्टेप अगर आप यहाँ की बात करें कि दिस द फर्स्ट स्टेप कि द वर्टिकल एरो रिप्रेजेंट, कि ये वाली लाइन कि वर्टिकल एरो रिप्रेजेंट करता है फोटोन एब्जॉर्प्शन बाय रिएक्शन सेंटर chlorophyll molecule P680 for the photosystem second and P700 for the photosystem first. The excited PS second reaction center chlorophyll जो है P680 स्टार के हम दिखा रहे हैं, ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन टू द फियोफाइटिन। तो पहली बात तो ये हुई कि इसने लाइट को सोखी, ठीक है, लाइट एनर्जी किसने सोखी, एंटेना ने सोखी, LHC ने हेल्प की, रिएक्शन सेंटर के पास लाइट पहुंचती है, फनलिंग हो जाती है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन किसको जाता है, फियोफाइटिन में। तो क्लोरोफिल और फियोफाइटिन में अंतर ये है कि क्लोरोफिल के अंदर तो जो मैग्नीशियम आयन है वो किलेट किया हुआ होता है और उसमें से अगर मैग्नीशियम आयन निकाल दें तो वो फियोफाइटिन कहलाता है। यानी कि केवल किलेट किया हुआ मैग्नीशियम है तो फियोफाइटिन वो क्लोरोफिल ही होता है। ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन था वो फियोफाइटिन को जाता है, फियोफाइटिन से फिर वो क्यूनॉन ए को जाता है, क्यूनॉन बी को जाता है
और उसके बाद में साइटोक्रोम बी का जो कॉम्प्लेक्स है उसको जाता है, जहाँ पे फेरस सल्फर प्रोटीन है, साइटोक्रोम एफ है, और फिर अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंचता है, प्लास्टोसाइनिन को। मीन्स ये मैसेज इस प्रकार से रहेगा कि इलेक्ट्रॉन थे पी 680 के, यानी कि क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन थे, वो नहीं निकलते, लेकिन लाइट बार बार इसको मिल रही थी तो एनर्जी की फंडिंग हो रही थी और एनर्जी इसको मिल रही थी तो ये एक्साइट हो गया, और उसके बावजूद भी इसको एनर्जी मिल रही तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको सबसे पहले फियोफाइटिन ने पकड़ा, फिर इसने क्यूनॉन को दे दिया ए को, देन क्यूनॉन बी को, जिसके बाद में ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को चला गया और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन को। ओके, और अब जैसे बात आई कि आपने क्लोरोफिल ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसे ही दोबारा इसको एनर्जी मिले तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसको फर्दर एनर्जी मिले ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और इसको फर्दर एनर्जी मिले तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यानी कि 1 बाई 1 करके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही 5 बार दें तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं कि आपने इसको गर्म किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर गर्म किया, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बार बार इलेक्ट्रॉन इसके नहीं निकलते हैं। वो बात को ऐसे समझा जा सकता है कि आपने क्लोरोफिल ए को हीट दी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकल करके किसको चला गया, फियोफाइटिन को चला गया। तो अब क्लोरोफिल ए में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, दैट इज इलेक्ट्रॉन होल, कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें इलेक्ट्रॉन का होल बन गया, राइट। अब यहां से दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता जब तक ये होल दोबारा से फिल अप ना हो, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास दोबारा से आना चाहिए, और ये इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये देती है एक प्रोटीन, और दैट इज Mn प्रोटीन। और Mn बोलने का मतलब इसके अंदर जो मेटल आयन है, दिस इज मैग्नीज, और मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन कंडीशंस है अगर हम उनकी बात करें तो दिस इज द Mn0, और इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो दिस विल बी Mn+1, इसमें से फिर एक निकल जाए तो दिस विल बी Mn+2, फिर एक और निकल जाए तो दिस विल बी Mn+3, और फिर एक और निकल जाए तो दिस विल बी Mn+4। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये एक मेटल है, और इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसमें से निकल जाए तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक निकल जाए तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक निकल जाए तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बार बार इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन का परमिशन है वो इसी प्रकार से है कि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन 4 बार निकाला जा सकता है। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इसी के अंदर ये Mn प्रोटीन भी हिस्सा होती है, और इस प्रोटीन के अंदर जो Mn जो मेटल आयन है, दिस इज द मेटल आयन। ये मेटल आयन एक्चुअल में क्या है, Mn0 से लेकर के Mn+4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास होती है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला Mn इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में ये होल बना, इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर फियोफाइटिन को चला जाएगा, फिर दोबारा से होल बनेगा, फिर ये Mn+1 दे देगा, फिर होल बनेगा, फिर दे देगा, और फिर दे देगा। यानी कि लगातार 1 बाई 1 की पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 बार तक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हो तो 4 बार होल को कौन भर सकता है, Mn प्रोटीन भर सकता है। और जब इसको भरा था तो वो क्या बन गया था, +1 बन गया था, इसको भरते समय वो +2 बन गया था, इसको भरते समय वो क्या बन गया था, +3 बन गया था, और अल्टीमेटली यहाँ पे उसकी हालत कहाँ पहुंच गई थी, +4। अब उसके पास +5 की परमिशन नहीं है, वो फर्दर Mn+5 में कन्वर्ट हो जाए, ये उसकी केमिस्ट्री में परमिशेबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि एक बार जो Mn है वो 0 से लेकर के +4 इतना तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, इससे ज्यादा वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो आपके पास जितना भी Mn था वो 0 से लेकर के +4 तक कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि 4 बार इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 टाइम्स।
इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू क्लोरोफिल ए, जो कि रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। तो फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर को 4 बार वहां के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को Mn है, वो अपनी वैलेंसी की वजह से, ऑक्सीडेशन जो परमिशन है उसकी वजह से 4 बार इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो 1 बाय 1 करके। अब इसके बाद में वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, हमारे Mn को रिकन्वर्ट होना होता है, कि जो +4 है इस +4 को वापस 0 में कन्वर्ट होना होता है। तो +4 विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू 0। तो जब आप Mn+4 को Mn0 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या देना पड़ेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन किससे आते हैं, पानी से आते हैं। कि जब 2H2O ये स्प्लिट होंगे तो इनसे बनेगा 4H+ 2O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 4 इलेक्ट्रॉन वही हैं जो वापस किसको मिल जाएंगे, Mn+4 को, और वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस Mn0 के अंदर। तो 4 बार हमारे सिस्टम के जो रिएक्शन सेंटर 1 है उसमें 4 बार होल बनेंगे। चारों होल को एक एक बार तो रिजर्व है हमारे पास Mn, वो देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, और 5वीं बार उसके बस की बात नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहां पे जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं, वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रोटीन, दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, की जो ऑक्सीजन निकालता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है ना। और देखा जाए तो दिस इज वाटर ऑक्सीडाइजिंग क्लॉक, जो प्रोटीन है वो एक क्रमबद्ध तरीके से काम करती है और पानी को ऑक्सीडाइज कर देती है। दिस इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको आप पानी का फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी यही है कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर पानी टूट जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ H2। तो दिस इज द रोल ऑफ Mn+4, कि Mn+4 को Mn0 में कन्वर्ट होता है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालता है, पानी के 2 अणुओं को फोटोलाइसिस में डालता है, और फिर उनसे वो 4H+ और 2O2 ये निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है, और वो वापस से 0 में आ जाता है। फिर वापस से वो 4 बार दे देता है, फिर पानी को तोड़ेगा, फिर 4 बार दे देगा, ऐसे ये साइकिल है वो चलता रहता है। तो बात ये थी कि हमारे रिएक्शन सेंटर में होल बना, और इस होल को बार बार हमारा जो Mn है पहले तो वो भर देगा 4 बार, और 5वीं बार भरने के लिए वो पानी को तोड़ देता है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो बार बार इसके साथ में काम करता रहता है, और यहाँ जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो काम कर रहा है वहां से कोई अननोन प्रोटीन, दिस इज YZ प्रोटीन, थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सीधे हमारे रिएक्शन सेंटर को नहीं मिलते, तो बीच में कौन है, दिस इज YZ प्रोटीन, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, रिएक्शन सेंटर के जो होल है उस होल को चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो Mn प्रोटीन है उसके पास पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये तो मैटर रहा कि पानी क्यों स्प्लिट होता है, Mn आयंस का यहाँ पे क्या रोल है, उनका वाटर ऑक्सीडेशन से क्या कनेक्शन है, और फिर होल बनता है तो वो बार बार फिलअप कैसे होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, देखा जाए तो क्या था कि भाई क्लोरोप्लास्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन वो तो पानी के इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो पानी ने दिए हैं, बार बार इसके होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गर्म होते रहते हैं। कि पानी से जो इलेक्ट्रॉन आए उनकी हीटिंग हो गई थी यहाँ पे, कि सबने अपने अपने लाइट्स ऑफ की और रिएक्शन सेंटर को गर्म कर दिया, फनलिंग हो गई, और वो थोड़ा एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जा रहे थे, फियोफाइटिन को जा रहे थे, क्यूनॉन को जा रहे थे, क्यूनॉन बी को जा रहे थे, और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को जा रहे थे, लास्ट में प्लास्टोसाइनिन को चले जाते हैं। तो यहाँ तक तो ये समझ में आया कि फोटोसिस्टम सेकंड जब लाइट को सोखता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो चैन में चलते रहते हैं, पहले फियो को जाते हैं, बाद में क्यूनॉन ए को जाते हैं, क्यूनॉन बी को जाते हैं, बाद में B6 कॉम्प्लेक्स को जाते हैं, देन प्लास्टोसाइनिन को जाते हैं। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CSIR ने इन चीजों को, इनकी जो सीक्वेंस है, इनकी जो सीक्वेंस है कि जो P680 आपने लिया एक्साइटेड वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यू हैव टू नो अबाउट, दे गो फॉर फियोफाइटिन, दे गो फॉर क्यूनॉन ए, दे गो फॉर क्यूनॉन बी, दे गो फॉर B6 कॉम्प्लेक्स, एंड दे अल्टीमेटली गो फॉर प्लास्टोसाइनिन। ठीक है ना, यहाँ तक जाते हैं।
हाँ, सिमिलरली जो प्रोसेस हमने यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड के लिए डिस्कस की थी, सेम यहाँ पर भी होता है। दिस द फोटो सिस्टम फास्ट। ये फोटो सिस्टम फास्ट के साथ में भी एंटेना मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी लाइट को सोखते हैं, वहां पर भी फनलिंग होती है, और यहाँ का रिएक्शन सेंटर भी हीटिंग के कारण से क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाता है, और उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन किसको जाते हैं, A0 प्रोटीन को जाते हैं, फिर किसको जाते हैं, A1 को जाते हैं, फिर किसको जाते हैं, फेरस सल्फर प्रोटीन X को जाते हैं, फिर फेरस सल्फर प्रोटीन A को जाते हैं, फिर फेरस सल्फर प्रोटीन B को जाते हैं, फिर बाद में फेरिडॉक्सिन को जाते हैं। दिस इज फॉर फेरिडॉक्सिन, दिस इज फॉर फेरिडॉक्सिन प्रोटीन। एंड फेरिडॉक्सिन से बाद में जाते हैं ये फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज FNR। दिस इज फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज। कि फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेगा, NADP प्लस को देगा, तो NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या है, रिडक्टेज एंजाइम है। कि फेरिडॉक्सिन से ये एक प्रोटीन है, एंजाइम है ये FNR, NADP रिडक्टेज फॉर एंजाइम। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास आए थे, फेरिडॉक्सिन वाले को कहाँ पहुंचा देता है, NADP प्लस को, ताकि NADPH2 बन जाता है। दिस इज द एनर्जी स्टोरेज। कि देखा जाए तो पानी के इलेक्ट्रॉन थे, उन पानी के इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पे गर्म किया गया और गर्म करके यहाँ पहुंचाया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें से निकलेगा तो इसमें भी होल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें भी होल बनेगा, और उस होल को कौन भरेगा, प्लास्टोसाइनिन से आने वाले, यहाँ के होल को कौन भरेगा, प्लास्टोसाइनिन से आने वाले। तो प्लास्टोसाइनिन इज अ प्रोटीन दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, जो फोटो सिस्टम सेकंड से आ रहे हैं, फोटो सिस्टम से सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको फोटो सिस्टम फर्स्ट के होल में डालने का काम करता है प्लास्टोसाइनिन। और फिर देखा जाए तो ये फोटो सिस्टम सेकंड के थोड़े थे, ये तो पानी के थे, तो पानी से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो गर्म होकर के यहाँ से गए, देन फिर यहाँ गए, तो ये जो था रिडॉक्स पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है ना, इनका जो एनर्जी कंटेंट है वो कम हो गया था, वापिस उनको गर्म करना पड़ता है, तो यहाँ पे दूसरा सिस्टम काम कर रहा है, जैसा फोटो सिस्टम फास्ट, कि वो इन ठंडे इलेक्ट्रॉन को दोबारा से गर्म करता है ताकि फिर वो यहाँ चले जाते हैं। फिर लास्ट में सारा काम इसको करना होता है, जैसे FNR फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज, जो इन गर्म इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को किस में भर देता है, NAD प्लस के साथ में NADPH2 के रिडक्शन के दौरान। तो दिस इज द यील्ड, इससे ये यील्ड प्राप्त होती है, और ये यील्ड है, दिस इज द क्वांटम यील्ड। राइट, तो सीक्वेंस आपको दोनों ही ध्यान रखनी है कि दिस इज द फोटो सिस्टम फर्स्ट के अकॉर्डिंग और फोटो सिस्टम सेकंड के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो सीरीज है वो क्या रहता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद में इसमें एक चीज और है कि दिस इज द पार्ट कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ जाएंगे तो NADPH2 बन जाएगा, ठीक है, एक तो ये तरीका है, या वो कहाँ जा सकते हैं, दूसरे रास्ते से वापस साइटोक्रोम F को चले जाते हैं। तो बात क्या आई, बात ऐसे आई कि या तो आपने H2O से इलेक्ट्रॉन निकाले और वो इस जेड स्कीम में पहले यहाँ गए, फिर प्लास्टोसाइनिन को आए, फिर यहाँ गिरे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और यहाँ गए, यानी कि H2O से इलेक्ट्रॉन निकले थे और वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गए, NADPH2 में। तो ये तो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि इससे निकले और इसको मिले, जिससे निकले उसको वापस नहीं मिले, दिस इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। राइट, तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो तब होगा जब पानी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सिस्टम काम करें, फोटो सिस्टम सेकंड भी काम करे, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम करे, और NADP प्लस है वो अवेलेबल हो। तो उस समय पे यानी कि NADP प्लस ऐसा तो है नहीं कि कोई भंडार है कि आप जितना चाहें उतना उसको रिड्यूस करते रहें, क्योंकि आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूल कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कि आप जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ थाइलेकोइड की बात कर रहे हैं, थाइलेकोइड की सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे NADP प्लस जितने भी अगर वो सारे रिड्यूस हो गए तो अब आप किसको रिड्यूस करोगे। तो उस समय पे सिस्टम तो सारा गर्म हो रहा है, सिस्टम तो एनर्जी ले रहा है, तो वो एनर्जी का क्या करेगा, तो वो एनर्जी को दूसरे रास्ते पे डाइवर्ट कर देता है।
ये काम की चीज बना तो सकते थे, लेकिन अब बनाने के लिए NADP+ सारे कंज्यूम हो चुके, और ये वापस आपको कब मिलेंगे, जब ये वापस इसमें से ऑक्सीडाइज हो। तो वो कब होता है, जब डार्क रिएक्शन पूरी हो रही हो, यानी कि NADP+ जो बनते हैं ना NADPS2, वो C3 साइकिल में कंज्यूम होते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस का वो वाला भाग अभी हो ही नहीं रहा, या वो जितना हो रहा है उससे ज्यादा लाइट इसको मिल रही है, तो एक्स्ट्रा लाइट का क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो वो डाइवर्ट करने की लाइन क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे गर्म करो, वापस इसमें से यहाँ लेते रहो। तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस, कि यहाँ से आपने स्टार्ट किए थे और यहाँ पहुंचाए थे और वापस यहीं पहुंचा दिया, तो इतना जो एनर्जी डिफरेंस है ये कहाँ चला जाएगा, दिस एनर्जी फॉर ATP प्रोडक्शन। कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, ये इस एनर्जी की वजह से क्या करता है, ATP बना देता है, ATP फॉर्मेशन। तो जब हम डायरेक्टली चलाते हैं, नॉन साइक्लिक करते हैं, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, NADP+ को पहुंच जाते हैं। और जब हम बात करें कि जब हाई इल्यूमिनेशन कंडीशन चल रही हो या सैचुरेशन हो गया हो, उस समय पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फेरिडॉक्सिन से NADP+ को ना जाने के बजाय डाइवर्ट होकर के साइटोक्रोम F को जाने लगते हैं, फिर वापस से ये इसी प्रकार से इसकी साइक्लिंग होती रहती है। तो दिस इज द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तीन रास्ते थे कि भाई आपको आगे काम करना है तो आप NADPS2 बना लो, वो तभी बना सकते हो जब NADP+ प्रेजेंट हो। अगर वो सारे कंज्यूम हो गए तो आप अब क्या करोगे, तो चलो ATP बना लो। और फिर भी आपका सिस्टम और ज्यादा भी उसको एनर्जी मिल रही है, तो फिर सिस्टम को बचाना पड़ता है, तो वो उसको डिसिपेट करता है, हीट के रूप में डिसिपेट करता है। वो सारी चीजें भी हम आगे लेंगे। तो ये था जेड स्किन का डिटेल सारा का सारा, कि जेड स्किन के अंदर इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं, कैसे उनकी एनर्जी राइज होती है, कहाँ से वो कैरियर मॉलिक्यूल्स को जाते हैं, और इसमें साइक्लिक फ्लो इलेक्ट्रॉन का कहाँ है, नॉन साइक्लिक कहाँ है, सिस्टम्स कैसे मिलकर के काम करते हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन है वो NADPS2 बनाने के लिए काम में आते हैं, और देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन है वो पानी से निकल करके आते हैं। पानी से इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करता है। वहां से इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम सेकंड के होल में डालने का काम YZ प्रोटीन करती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आई थिंक इट इज क्लियर। साइन ठीक है, क्लियर है। ठीक है। और कोई दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को तो आप बता सकते हैं मुझे ना। बाकी आप थोड़ा सा दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, फोकस करेंगे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई क्या क्या था, सारी बातें हमारे डिस्कशन में आ रखी है, तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। ठीक है, चलो आज की क्लास को तो हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं ना। इसके बाद में फिर आगे का मटेरियल था उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास में रह जाएगा ना। क्या कह रहे हो, फियोफाइटिन और नहीं, ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यहाँ जो आप बात करें, दिस इज अबाउट फियोफाइटिन। फियोफाइटिन और क्लोरोफिल में केवल मैग्नीशियम एटम का डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बताया था अभी ना। हाँ, ये अलग चीज है। क्यूनॉन ए, क्यूनॉन बी, ये क्यूनॉन पूल होता है। हालांकि जब हम आगे इसमें एटीपी प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि जो क्यूनॉन ए है, वो क्यूनॉन ए को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्यूनॉन ए रिड्यूस हो जाएगा H2, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो मिलेंगे क्यूनॉन बी को, तो वो फिर रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बार ये H+ को पकड़ते हैं, क्यूनॉन ए H+ को पकड़ेगा। जैसे आप इसको यहाँ पे ऐसे दिखाएं कि क्यूनॉन ए ये कन्वर्ट होगा क्यूनॉन ए H2 में, और फिर आगे क्यूनॉन बी है वो कन्वर्ट होगा क्यूनॉन बी H2 में। तो इनका पूरा एक साइकिल है कि जब ये इसमें से कन्वर्ट होगा, राइट,
और इसमें वापस कन्वर्ट होगा, तो यहाँ इसमें H प्लस ऐड होते हैं और यहाँ इसमें से H प्लस वो निकलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ये जो निकलते हैं वो इसको मिलते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर और फिर ये वापस इसमें कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द H प्लस पंपिंग, कि H प्लस की पंपिंग भी होती है। जब हम एटीपी बनाते हैं तो एटीपी कैसे बनेगा, H प्लस की पंपिंग से बनता है, ग्रेडियंट से बनता है, तो वो भी हमें समझना है। तो ये क्यूनॉन्स है। थियोफाइटिन अलग चीज है, क्यूनॉन्स अलग चीज है। क्यूनॉन का एक पूल होता है, वो H प्लस पंपिंग के लिए काम करता है। और पंपिंग क्यों होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जैसे आपने ईटीएस में पढ़ा था कि फोटो सिस्टम सॉरी आप जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ईटीएस पढ़ रहे थे तो वहां भी आई थी इसी बातें। तो ठीक है, और कोई इश्यू हो? ओके देना ना।